हाँ हाँ, रिकॉर्ड कर दें, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद इकबाल भाभा है। और कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बस आज की तारीख में आपके पास बस 5-8 मिनट के लिए आया हूँ रिलेटेड टू द डिस्कशन ऑन द करंट स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान। और स्टॉक एक्सचेंज आज 1,12,000 1,13,000 पे पहुँच गई है। तो बस मैं आपसे साथ जो है वो चंद मिनट लूँगा, इसलिए क्योंकि बस पढ़ा कर आए हुए हैं और बड़े थके हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है सर कि ये स्टॉक मार्केट के ऊपर जो अभी करंटली हो गई है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 1,50,000 क्रॉस कर जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं रिवर्स लगाएगी। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? तो जस्ट टू एड्रेस द क्यूरीज ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आप बस समझ लें कि बस 5-8 मिनट की वीडियो होगी, बड़ा इन्फॉर्मली, और इसको हम जो है ना वो ख़त्म करेंगे। तो बस दिमाग में ये रखिएगा क्लास के मैं 2008 से स्टॉक मार्केट को कवर कर रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ स्टॉक मार्केट का, इस सेंस में कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री। तो बिल्कुल इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बड़े मैंने हाईज और बड़े लोज भी देखे हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो मैं इसका फाइनेंशियल ट्रेनर हूँ भी, रहा भी हूँ, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल में जाए बगैर एक आम आदमी को जो मुझसे अब आज की तारीख में पूछ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए मैं सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा स्टॉक मार्केट को लेकर। और हो सकता है 5वीं चीज़ भी मेरे दिमाग में अगर आ जाए, क्योंकि मैं बड़ा इन्फॉर्मली और स्पॉन्टेनियस आया हूँ, तो 5वीं चीज़ भी अगर दिमाग में आ गई तो उस पर बात कर लूँगा। 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। देखिए, स्टॉक मार्केट दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नैस्डैक में भी चले जाएंगे ना, या आप कैनेडियन स्टॉक मार्केट में चले जाएंगे, या जापानी स्टॉक मार्केट में भी चले जाएंगे ना, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में, आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज को लेकर दो इमोशंस, पहले मैं बात करूंगा इमोशंस के ऊपर। 2 इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ग्रीड एक फेयर। अगर एक बंदे अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर सकता और एक बंदा अपने खौफ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो स्टॉक मार्केट उसके लिए नहीं है। अगर आप अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि आपको यही नहीं पता कि आपको कितना ऊपर जाना है और आप लालच में आ गए हैं, या आप अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि आपको ये नहीं पता कि आपको नीचे कितना जाना है, तो आप स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। चाहे कोई भी स्टॉक मार्केट हो, ये आ गया आपके लिए, आप इसका पार्ट नहीं बने। इसलिए क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो नेचुरली साइकोलॉजिकली हर इंसान के अंदर, इंक्लूडिंग मी, एक लालच आ जाती है कि यार मैं जो है ना वो बस जो है ना वो आगे की तरफ चला जाऊँ। इनकैलकुलेबल, यानी कि लालच कैलकुलेट हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात ये, जब मार्केट नीचे जा रही होती है स्टॉक मार्केट, तो आप खौफ में आ जाते हैं कि यार पता नहीं अब मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तो ये 2 किस्म के इमोशंस जो होते हैं ना, एक ग्रीड एक फेयर, वैसे बहुत सारे और भी इमोशंस होते हैं, लेकिन एक ग्रीड एक फेयर, जो आपको मजहब भी मना करता है। और दूसरी बात ये है कि लीगली तो इस तरह के इमोशंस रखना जायज़ है, कोई आपको कानून तो नहीं पकड़ सकता कि आप अपने अंदर से खौफ निकालो या अपने अंदर से ग्रीड निकालो। लेकिन आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट के गुरु, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इसी 2 इमोशन से मना करेंगे, भाई लालच हटा दो और जो है ना वो फेयर हटा दो। अच्छा, हमारे अंदर है ना एक कॉन्सेप्ट आता है फोमो, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना, मार्केट ऊपर जा रही है और हमें नहीं लेना, तो बस हम मिस कर देंगे, तो हम जो है ना वो मार्केट से जो है ना वो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे। तो एक इस इमोशंस को हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ये कुछ 2-3 किस्म के अगर इमोशंस हैं ना, अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो ये गेम आपके लिए नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आइजैक न्यूटन की। 17वीं सेंचुरी का मेरे ख्याल से एक सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान ये था जिसने बहुत सारे लॉज ऑफ मोशंस भी दिए, मैथमेटिक्स के भी बड़े जो है वो रूल्स वगैरह दिए, और अपने ही वक्त में अपने ही लेवल का एक इंसान था। इसने साउथ सी कंपनी के अंदर, आइजैक न्यूटन ने, जिसके 3 लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, इसने साउथ सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, और इसी फोमो में आकर और इसी ग्रीड में आकर और अपनी कैलकुलेशंस भी बहरहाल करी। लेकिन ये वो कंपनी थी जिसने सबसे ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाया, और ये ऐसी कंपनी थी कि अगर किसी पार्टी में न्यूटन खड़े हो जाते थे तो न्यूटन कहता था कि भाई साउथ सी कंपनी के बारे में डिस्कशन मत करो, आई डोंट वांट टू सी एंड आई डोंट वांट टू हियर अबाउट दिस कंपनी। और वो कहता था कि आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज बट आई कैन नॉट कैलकुलेट द इंसेनिटी ऑफ पीपल। इन आसान मतलब में वो ये कहना चाहता था कि मैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपने को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह से ये बबल क्रिएट कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, आइजैक न्यूटन कह रहा है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और आपको पता चलेगा कि आइजैक न्यूटन ने आपको इमोशंस यानी कि ग्रीड और फियर से किस तरह रोका है कि इन 2 चीज़ों का पार्ट नहीं बने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर वो है ऑब्जेक्टिव। सर, मुझे किसी भी चीज़ में जाने के लिए या किसी भी चीज़ में बाहर निकलने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ उससे, भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है जाने का। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मूवी का मुझे डायलॉग याद आ रहा है जिसमें एक बंदा म्यूचुअल फंड वाले के पास आया और उसने कहा कि सर मुझे जो है ना वो पैसा निकालना है। तो उसने कहा भाई पैसा क्यों निकालना है? उसने कहा सर मुझे पता नहीं कि मुझे क्यों निकालना है। तो उसने कहा भाई पैसा डिपॉजिट क्यों किया था? बोला ये भी नहीं पता। बोला जब तुझे यही नहीं पता कि तूने पैसा डिपॉजिट क्यों किया था
तो कौन बंदा तेरी हेल्प करेगा कि तू पैसा निकाल क्यों रहा है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि पैसा निकालना या पैसा डिपॉजिट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उस बंदे ने यानी कि म्यूचुअल फंड का जो एनालिस्ट था उसने उसको इस तरह समझाया कि भाई मुझे आप एक बात बताओ कि आप दूध को कितना गर्म करोगे। तो वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, जो इसका क्लाइंट था उसने कहा कि सर 5 मिनट गर्म करूँगा। तो वो जो एनालिस्ट था वो बिल्कुल इसको देखता रहा और उसने कहा कि सर 10 मिनट गर्म करूँगा। वो फिर भी देखता रहा, उसने कहा 12 मिनट गर्म करूँगा। तो फिर उस एनालिस्ट ने कहा उस क्लाइंट से कि भाई दूध जो है वो गर्म करने का जो तयन है ना वो ये करेगा कि आपको दूध से करना क्या है। अगर दूध पीना है तो टेम्परेचर कुछ और होगा, दूध से अगर आपको खीर बनानी है तो टेम्परेचर कुछ और होगा, दूध से अगर आपको खोया बनाना है तो टेम्परेचर कुछ और होगा। तो भाईजान बात यह है कि आपको पैसा निकालने वक्त या पैसा डिपॉजिट करते वक्त अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव का ही नहीं पता तो आप दूध को कितना भी टेम्परेचर दे दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हमारे लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ यार, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। मुझे स्कूल की फ़ी पे करनी है, मुझे जो है वो फैमिली के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे जो है वो बच्चों के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हैं, या मुझे सीखना है। बच्चों स्टूडेंट्स को तो मैं कहता हूँ भाई सीखना है ना आपको। 5,000 10,000 के अंदर आप क्या कमा लोगे, आपने सीखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा ना तो कोई बंदा आपको डिच नहीं कर सकता, कोई मार्केट आपको डिच नहीं कर सकती। तो पहला मैंने इमोशन के ऊपर बात करी, दूसरा मैंने आपसे बात करी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तीसरी मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कैलकुलेशन। देखिए आइजैक न्यूटन ने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करके गलती तो इस सेंस में करी कि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कैलकुलेशन को रूल आउट कर दिया। कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं सीखी आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए जब हम स्टॉक एक्सचेंज में डेली के साथ ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमें कैपिटल गेन टैक्स भी लग रहा होता है, हमें डिविडेंड टैक्स भी लग रहा होता है, हमें लागा का भी टैक्स लग रहा होता है, हमें SECP का भी टैक्स लग रहा होता है, विद होल्डिंग टैक्स भी लग रहा होता है, हमें मल्टीपल किस्म के टैक्सेस लग रहे होते हैं। तो आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई मैं ऐसा तो नहीं कि मैं डेली ट्रेड करके साल में कहाँ से स्टार्ट किया तो और आखिरी में मैं कहाँ पर हूँ तो सब पैसा मैंने टैक्सेस में ही दे दिया। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। वॉरेन बुफे ने, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, देखिए फैक्ट्स कलेक्ट करने का टाइम नहीं मिला, मेरे ख्याल से 1977 में जो शेयर्स लिए थे वो उसके पास आज तक हैं और वो आज तक हैं। और उसने कहा कि मेरे पास ये शेयर्स पड़े हुए, मैं बेचूंगा तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा ना, मैं बेच ही नहीं रहा तो CGT कहाँ से आएगा मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली और उसने कहा कि भाई मैं बुक्स के अंदर अपनी वेल्थ को रिवैल्यू कर रहा हूँ और मैं CGT दे ही नहीं रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि हम वॉरेन बुफे, हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप कितना टैक्सेस में देंगे, कितनी आपकी ROI बन रही है और किस तरीके से जो है ना वो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। देखिए इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कहता है कि सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक बिज़नेस जो है वो आपको ROI कम से कम बहुत मुश्किल से 2.5-3% की ROI बना के दे रहा है। एक बिज़नेस, नॉर्मल बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा कुछ आइसोलेशन में कुछ चीज़ें रखकर मैं बात कर रहा हूँ। अगर 2.5-3% की अगर आपको ROI दे रहा है एक बिज़नेस, पर्टिकुलर बिज़नेस, साल के कितना हो गया? अगर वो कंपाउंड नहीं भी करता तो 36% हो गया, 35% लगा लें हम। अगर 35% की ROI एक बिज़नेस दे रहा है आपको और स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल आपको 2 दिन में या 3 दिन में 5% कमा के आपको कहता है कि निकल जाओ, अब आप वेट कर रहे हैं, तो ये लालच ही है ना और ये बेवकूफ़ी है। तो भैया आपको क्या करना है, आपने अगर ये देखना है कि इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड अगर 15% पे ऑपरेट कर रही है, बल्कि अब तो शायद 12% पे आ गई, 12% पे ऑपरेट कर रही है, महीने का कितना हो गया। और कोई इंडस्ट्री अगर आप उठाएं तो यार ये इतने % पे ऑपरेट कर रही है, ये कितना हो गया। बैंक का सेविंग अकाउंट इतने पे ऑपरेट कर रहा है, PIBs इतने पे ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं अपना ज़ाती बिजनेस करने के लिए जाऊँगा तो मुझे इतना % बचेगा। स्टॉक मार्केट मुझे वही सारी चीज़ें इक्वेशन करके, इन्फ्लेशन करके मुझे 4-5 दिन के अंदर 4%, 5%, 8% भी दे रहा है। तो भाई क्या मतलब है, आप इसको करके निकलोगे ना। लेकिन ये वो बंदा नहीं करेगा जो लालच में होगा और उसको कैलकुलेशन नहीं होगी। तो मेक श्योर टू अकाउंट फॉर ऑल द कैलकुलेशन इन योर इक्वेशन। नंबर 4 एंड द लास्ट थिंग, वीडियो बड़ी हो गई है, रूल्स। देखिए रूल्स अगर आपके नहीं है ना, गेम के रूल्स अगर आपको नहीं पता, आप बिल्कुल फारिग हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो उसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा है और मुझे बड़ा समझ में आता है वो सिंपल सा फंडा। वो कहता है यार मैं सुबह जो मैं जो मार्केट है ना, मैं सुबह फर्स्ट हाफ की जो मार्केट होती है मेरे ख्याल से 12:15, 12:30, 1 बजे तक होती है। टाइमिंग नहीं पता, मुझे याद नहीं है, लेकिन 12, 12:30, 1 बजे तक जो मेरी मार्केट होती है, बल्कि उसने 12:30, 1 बजे भी नहीं कहा था, उसने कहा था 11 बजे तक। 11 बजे तक जो मार्केट होती है ना, मैं उसमें देखता हूँ अगर मेरा जो है वो, अच्छा वो डे ट्रेड करता है। वैसे यूजुअली मैं डे ट्रेड को भी इंकरेज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ रूल के हिसाब से। तो उसने कहा मैं सुबह 11, 11:30 बजे दिखाऊँ, अगर मेरा शेयर पॉजिटिव है यानी कि नफ़े में है ना, मैं बेच देता हूँ, और नुकसान में है तो भी बेच देता हूँ।
क्योंकि उसका कहना ये है कि अगर भाई मेरा नफ़ा है ना, अगर मैं नफ़े में हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ना तो शाम तक नुकसान में आ जाता हूँ, और अगर मैं नुकसान में हूँ और कंटिन्यू करता हूँ तो शाम तक डबल नुकसान में आ जाता हूँ। तो उसका एक बड़ा सिंपल फंडा, उसने कहा 11:30 बजे, इसने पता नहीं कहाँ से ये 11:30 बजे उसको किसने कहा क्या कहा, लेकिन उसका दिमाग था भाई 11 साढ़े 11 बजे तक मैं जो है ना वो देखता हूँ नो प्रॉफिट में निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा स्क्रीन को नहीं देता हूँ, अगले दिन आता हूँ और नुकसान में तो भी निकल जाता हूँ, अगले दिन आता हूँ। तो कहता है मैं इस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई रखता हूँ। तो ये उसका एक ज़ाती रूल है, आपको पसंद आए ना आए, बट बहरहाल कहने का मतलब एक रूल होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है जिसको मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ वो ये है कि सारा पैसा अपना मार्केट को मत दो, एक लिक्विडिटी का एक बेंचमार्क आपके पास होना चाहिए। देखिए मार्केट आपको बार 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 अपॉर्चुनिटी देती है। 28,000 इंडेक्स जब गया था ना तब भी मैंने वो वक्त देखा, और आज की तारीख में 1,12,000 13,000 है ना, वो वक्त भी देख रहा हूँ। आपका फौजी फर्टिलाइजर 77 का था ना, तब भी बाइंग हुई है, और आज 400 रुपये प्लस है, उस पर भी बाइंग हो रही है। पॉइंट पता है क्या पॉइंट, ये एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक उसूल होना चाहिए। सारा पैसा मार्केट को कभी नहीं देना चाहिए, हमेशा लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, एक लिक्विडिटी का बेंचमार्क। सारा पैसा कभी भी वैसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, लिक्विडिटी का एक बेंचमार्क होना चाहिए आपके पास कि यार इतना पैसा मैं दूंगा, इतना बचा के रखूंगा। क्योंकि लालच अगर आपके पास होगी ना तो आप यहाँ तक पैसे को डुबो दोगे और फिर मार्केट आपको बोलेगी टाटा बाय बाय। तो याद दिमाग में रखिएगा, याद रहा दिमाग में ये रखिएगा कि आपने हमेशा जो है ना वो लिक्विडिटी को दिमाग में रखकर काम करना है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे जो मेरा जो मेंबर है वो एक हमेशा एक बात कहता है मेरा उसूल पता है क्या है, मैं स्क्रीन को नहीं देखता, क्योंकि उसको कहना है कि मैं स्क्रीन को देखता हूँ ना मुझे मोतिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक मतलब ये भी एक उसूल है कि भाई आपने स्क्रीन को ना देखें, क्योंकि स्क्रीन को देखेंगे आपको मोतिया हो जाएगा। भाई सोचो ना, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बार बार ब्रोकर को फ़ोन करके पूछते हो क्या भाव हुआ, नहीं पूछते ना। तो स्टॉक मार्केट भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी इसके अंदर देखी जाती है, वेल्थ बनती है। लेकिन वेल्थ बनाने के लिए इन 4 चीज़ों के ऊपर, एटलीस्ट 4 चीज़ों के ऊपर जो मैंने आज वीडियो में बात करी, नंबर 1 इज़ इमोशन, नंबर 2 इज़ ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज़ कैलकुलेशन, फोर्थ इज रूल। और भी इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मद्देनजर रखकर आप जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से। देखिए मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर अभी तक आपको नहीं बताया कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज़ों को दिमाग में रखें और अप्लाई करें आज की स्टॉक मार्केट के ऊपर कि क्या आप इस पर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप थोड़ा बहुत हिल रहे हो, आपको आपके अंदर लालच है, अगर आपके रूल सेट नहीं है, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इस मार्केट से आप दूर रहें, बल्कि आप हर मार्केट से दूर रहें। आप एक चावल की मार्केट से भी दूर रहें जब तक ये 4 चीज़ों के ऊपर आपकी जो है वो ग्रिप नहीं आ जाती। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।